आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ वक्ता। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नारदा स्टिंग केस में ममता गैंग को कोलकाता हाईकोर्ट से झटका। टीएमसी के मंत्रियों को नहीं मिली जमानत, हाउस अरेस्ट रहेंगे चारों गिरफ्तार नेता। वाराणसी के डॉक्टरों से बात कर भावुक हुए पीएम मोदी, बोले वायरस ने अपनों को छीना, ब्लैक फंगस नई चुनौती, बच्चों को बचाना जरूरी। गोवा कोर्ट से तहलका के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल को राहत। 8 साल पुराने यौन शोषण केस में हुए बरी, 2014 से जमानत पर थे। लाल आतंक पर कमांडो पुलिस का प्रचंड प्रहार। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में C-60 ब्रिगेड ने 13 नक्सलियों को किया ढेर, जंगल में एनकाउंटर। 11 दिनों के खूनी संघर्ष के बाद गाजा पट्टी में सीज फायर। हमास के होश ठिकाने लाने के बाद माना इजराइल। फलस्तीन में लोगों ने मनाया जश्न। पहली खबर बंगाल से। नारदा स्टिंग मामले में ममता बनर्जी गैंग की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट ने ममता के मंत्री फरहाद हकीम और सुब्रत मुखर्जी के साथ विधायक मदन मित्रा और शोभन चटर्जी की अंतरिम जमानत पर रोक लगा दी है। घूसखोरी में कैमरे पर फंसे इन चारों नेताओं को हाउस अरेस्ट में रहने का आदेश दिया गया है। अब चारों नेताओं पर सुनवाई तीसरी बेंच करेगी। वहीं सीबीआई ने भी अपनी जांच तेज करते हुए इन नेताओं से पूछताछ शुरू कर दी है। डॉक्टर साहब, ममता के सारे पैंतरे तो नाकाम हो गए, अब क्या होगा आगे? कलकत्ता हाईकोर्ट में जो आज हुआ है वो ममता बनर्जी के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। याद रहे 17 तारीख से ये लोग जुडिशियल कस्टडी में हैं और अभिषेक मनु सिंघवी ने एक दिन पहले काफ़ी सारी उन्होंने दलीलें दी, लेकिन जो 2 जजों वाली जो बेंच थी ये, इसमें डिवीज़न हो गया। एक जज जिनका नाम है जस्टिस अरिजीत बनर्जी, उन्होंने तो माना कि भाई इसमें बेल दे दी जानी चाहिए, लेकिन कलकत्ता हाईकोर्ट के जो एक्टिंग चीफ जस्टिस हैं जस्टिस राजेश बिंदल, उन्होंने इंटरिम रिलीफ देने से मना कर दिया और इसलिए इन लोगों को हाउस अरेस्ट रखा गया है। हाउस अरेस्ट इसलिए रखा गया है कि गौतम नौलखा के केस में जो एक नक्सली हैं, सुप्रीम कोर्ट का एक फरमान आया था। अब लगातार इस बात की दलील दी जा रही थी कि कोरोना काल है, हमारे जो ये चारों जो नेता हैं वो उससे ग्रसित हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है और ये मंत्री भी हैं उनमें से 2, बहुत सारा नुकसान हो जाएगा। तो कोर्ट ने कहा कि भाई इनको हाउस अरेस्ट में रहना चाहिए और चूंकि एक राय नहीं है, इसलिए कलकत्ता हाईकोर्ट में एक लार्जर बेंच में इस केस की अब सुनवाई होगी और जब तक सुनवाई होगी तब तक ये हाउस अरेस्ट में रहेंगे। जैसे ये फैसला आया तो अभिषेक मनु सिंघवी साहब वो बिफर पड़े। उन्होंने कहा कि भाई ये तो अरेस्ट, हाउस अरेस्ट भी तो अरेस्ट ही है। दरअसल इस पूरे मसले में राजनीति ज़्यादा हो रही है। राजनीति इसलिए क्योंकि ममता बनर्जी ने अपना सारा स्टेक इन 4 घूसखोर नेताओं के पीछे लगा दिया। वो चली गई थी सीबीआई दफ्तर और ये कही थी कि जब तक ये छूटेंगे नहीं तब तक मैं धरना प्रदर्शन खत्म नहीं करूंगी, लेकिन अब लगातार कोशिशों के बावजूद जो झटके पे झटके लग रहे हैं उससे ममता बनर्जी की किरकिरी हो रही है और इसलिए ये जो फैसला आज हुआ है इसमें बस इतनी रियायत दी गई है कि जो दोनों मंत्री हैं वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो अपने डिपार्टमेंट का काम वो देख सकते हैं, अदरवाइज उनको घर के अंदर ही नज़रबंद करके रखा जाएगा। अब देखना यह है कि जो लार्जर बेंच बनने के बाद कलकत्ता हाईकोर्ट में क्या फैसला होता है। जी डॉक्टर साहब, अब बात कोरोना से पीएम मोदी की जंग की। कोरोना संकट के बीच पीएम मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के डॉक्टरों से बात की। डॉक्टरों से बात करते हुए पीएम मोदी भावुक हो गए और कहा कि कोविड के खिलाफ जारी इस लड़ाई में हमने कई अपनों को खो दिया है, लेकिन हेल्थ वर्कर्स का उत्साह बढ़ाते हुए उन्होंने मंत्र दिया कि जहां बीमारी वहीं उपचार। प्रधानमंत्री ने तेजी से फैल रहे ब्लैक फंगस पर भी चिंता जाहिर की और कहा कि बच्चों को बचाना बहुत जरूरी है। डॉक्टर साहब, प्रधानमंत्री रोज करीब कोरोना के जो भी इंतजाम है उनकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, ये हमारी लड़ाई को और मजबूत करेगा? देखिए, जो बनारस में हुआ है वो मिरेकल से कम नहीं है। मेरी बहुत सारे बनारस में रहने वाले लोगों से बातचीत हुई। जिस स्पीड से वहाँ पे हॉस्पिटल्स, बेड्स
आईसीयू बेड्स, वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन, उसकी जो व्यवस्था हुई है वो अपने आप में एक मिसाल है कि अगर डॉक्टर्स, प्रशासन, सारे लोग एकजुट होकर के एक इसको कह सकते हैं मिशन मोड में काम करें तो एक अच्छा सिस्टम हम कम समय में तैयार कर सकते हैं। और बनारस न सिर्फ बनारस वासियों के लिए बल्कि जो खबर आ रही है कि पूरे पूर्वांचल में कोई भी सीरियस केस हो जा रहा है, बनारस वो पहुंचते हैं, उनकी जान बच जा रही है। तो ये एक बहुत बड़ा काम वहाँ के लोगों ने किया है, वहाँ के डॉक्टर्स ने किया है, वहाँ पे जो लोकल लेवल पे जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनकी भी सराहना की जानी चाहिए। प्रधानमंत्री आज इन लोगों से मुखातिब थे कि किस तरह से आपने, और होना भी चाहिए, क्योंकि जिस तरह का कहीं भी अच्छा काम हो रहा है, बहुत सारे इस तरह के डिस्ट्रिक्ट्स हैं, बहुत सारे ऐसे होनहार नए नए नौजवान डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स हैं जिन्होंने कमाल का काम किया है, उनकी सराहना होनी चाहिए। और सबसे अच्छी बात ये रही कि प्रधानमंत्री मोदी आज बात करते करते बहुत भावुक हो गए। ये बताता है कि किस मुसीबत में पूरा देश इस वक्त है और जितने लोग इसमें जुटे हुए हैं, खास करके चाहे वो डॉक्टर्स हों, चाहे वो पॉलिसी बनाने वाले हों, चाहे वो फ्रंटलाइन वर्कर्स हों, उनकी मेहनत को दाद देनी चाहिए। हर शख्स यही कह रहा है कि जिस हिसाब से, जिस संख्या में, जिस स्केल पे ये महामारी भारत को डस रहा था, उसमें इस तरीके से बच के निकलना, कि चूंकि अब धीरे धीरे ये इसका असर कम होता जा रहा है, तो ये माना जा सकता है कि हम सेकेंड वेव से बच के निकल रहे हैं। ये अपने आप में हिंदुस्तान के लिए एक बहुत अच्छी बात है। जी डॉक्टर साहब, अब खबर तरुण तेजपाल की। तहलका के पूर्व एडिटर इन चीफ तरुण तेजपाल को यौन शोषण मामले में बरी कर दिया गया है। 2013 के इस केस में गोवा की अदालत ने उन्हें बरी कर दिया है। तेजपाल पर अपने ही दफ्तर की एक महिला सहकर्मी के साथ लिफ्ट में यौन शोषण करने का आरोप लगा था। फिलहाल 2014 से वो जमानत पर है। डॉक्टर साहब, आप इस फैसले को कैसे देखते हैं, क्योंकि मीडिया में भी मीटू को लेकर काफी बवाल मचा था। देखिए, ये जो फैसला आया है, ये मीटू जो मूवमेंट चल रहा था उसके लिए सबसे बड़ा झटका है, क्योंकि ये तो लोग, अब आप समझिए, लोगों का विश्वास इसलिए कानून व्यवस्था से उठता है। एक लड़की वो खुद सामने आकर के कह रही है कि उसके साथ ऐसा हुआ। अब जिस हिसाब से लोगों ने इसे डिफेंड करना चालू किया, अब आप देखिए 2 केसेस हैं हमारे सामने। एक MJ अकबर साहब का है जो सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं, वहां से उनको राहत नहीं मिल रही है। लोअर कोर्ट में आप देखिए किस तरीके से ये कह के बता दिया गया कि भाई लिफ्ट के अंदर इतना समय नहीं बीता कि जिस दौरान ये सारी चीज़ें हो रही है, और जो प्रूव करने का जो ओनस है वो विक्टिम के ऊपर ही डाल दिया गया। हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि जो व्हाट्सएप चैट्स हैं, जिस हिसाब से इन लोगों ने अपने इंटरनल मीटिंग के दौरान तरुण तेजपाल ने इस चीज़ को स्वीकार किया था, हालांकि वो बातें जो आरोप लगाई गई थी उसको स्वीकार नहीं किया था। उन्होंने ये कहा था कि वो एडवांसेस तो ले रहे थे लेकिन वो गलत जगह चला गया। और ये सारे लोग जो तहलका के अंदर काम करने वाले लोग थे वो इस चीज़ को जानते थे कि वो आखिर हुआ क्या है। लेकिन फिर भी कोर्ट का फैसला है, और ये फैसला उन तमाम लोगों के लिए एक झटका है जो इस केस को जानते भी हैं और इस तरह की चीज़ों को समझते भी हैं कि हिंदुस्तान में किस तरह से न्याय को डिस्पेंस किया जाता है और किस हिसाब से यहाँ पे सारी चीज़ें होती हैं। ये खबर आपने उठाई, आपने बहुत अच्छा किया, क्योंकि ये 2013 की कहानी है और जो नए लोग जो सोशल मीडिया में अभी जुड़े हैं, जो खबरों को जानते हैं, वो तरुण तेजपाल को अच्छी तरीके से नहीं जानते होंगे। तरुण तेजपाल वो शख्स है जो ये लुटियन गैंग का सबसे जो चमकता सितारा हुआ करता था। ये तहलका, ये विडंबना ही है कि तहलका के स्टिंग ऑपरेशन में TMC के 4 लोग अभी नज़रबंद हो गए हैं। हाउस अरेस्ट का आज फैसला आया है, और वहीं तहलका के एडिटर इन चीफ को आज गोवा की निचली अदालत ने एक बहुत ही गंभीर आरोपों से उन्हें बरी कर दिया है। जी डॉक्टर साहब, अगली खबर लाल आतंक के खिलाफ तगड़े बड़े एक्शन की। महाराष्ट्र में नक्सल विरोधी अभियान को लेकर पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। महाराष्ट्र में गढ़चिरौली के जंगली इलाकों में पुलिस और नक्सलियों के बीच जबरदस्त मुठभेड़ हुई। इस दौरान पुलिस ने 13 नक्सलियों को ढेर कर दिया और सभी नक्सलियों के शव भी बरामद हो गए हैं। डॉक्टर साहब, क्या ऐसे जोरदार एनकाउंटर से लाल आतंक को कंट्रोल किया जा सकेगा? देखिए, ये जो नक्सली हैं, जो अर्बन नक्सल से, इनका बस एक ही इलाज है, इनको मारने के अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। रीजन, जो लोग
एक डेमोक्रेटिक व्यवस्था के अंदर बंदूक उठाते हैं तो उनका स्वागत फूलों से नहीं किया जा सकता। गोलियों का जवाब गोली से ही दी जा सकती है। और आज जो हुआ वो बड़ा ही अनोखा हुआ है। मैं आपको बता दूं, 1 महीना पहले इसी तरह का एक इस तरह की झड़प हुई थी जिसमें ये C-60 बटालियन, जिसको आप कह रहे कमांडोज, उनके एक जवान की मौत हो गई थी, वो शहीद हो गए थे। अब आज खबर ये आई कि वहां पे जंगली इलाका है गढ़चिरौली का, ये जहां पे तेंदुपत्ता जो होता है उसकी किस तरह से, आप देखिए ये पैरेलल हिसाब किताब चलाते हैं जंगलों में, तो उसका कॉन्ट्रैक्ट किसको दिया जाए नहीं दिया जाए, उसकी मीटिंग के लिए ये लोग गांव पहुंचे थे। यह खबर पुलिस वालों को वहां मिल गई कि भाई वहां पे बहुत सारे नक्सली एक मीटिंग करने के लिए पहुंच रहे हैं। प्लान ये था कि सवेरे सवेरे मीटिंग करके ये लोग निकल जाएंगे, लेकिन उससे पहले जो पुलिस वहां उन्हें घेर लेती है। तो जैसे ही उनको मालूम चलता है कि भाई पुलिस आ गई है, इन लोगों ने गोलियां चलाना शुरू कर दी और इसी झड़प में 1 घंटे तक गोलियां चली हैं, जिसमें 13 लोगों की मौत हुई है। इसमें एक महिला भी बताया जा रहा है। 2 ऐसे लोग हैं जिनकी पहचान अब तक नहीं हुई है और एक सक्सेसफुल ऑपरेशन इन वामपंथियों के खिलाफ हुआ है। और ये बहुत ही अच्छी खबर है कि धीरे धीरे इस तरीके से ही इन सारी चीज़ों के ऊपर कंट्रोल किया जा सकता है। एक खबर मैं और साथ में जोड़ दूं कि एक तरफ महाराष्ट्र के अंदर गढ़चिरौली में पुलिस ने इस तरह का एक्शन लिया, दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में आज खबर ये आई कि 4 नक्सलियों ने सरेंडर किया। अब वहाँ की सरकार का एक नियम है, एक पॉलिसी चल रही है कि भाई जो नक्सली बन चुके हैं, जो हथियार जिन लोगों ने उठा लिया है, उनको वापस आने का मौका दिया जाता है। लेकिन जो आज जो इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो 4 नक्सली, ये बड़े ही ड्रेडेड आतंकी हैं। नक्सली का मतलब वो आतंकी। ये लोग सरेंडर इसलिए भी कर रहे हैं कि उन्हें, उन चारों को कोरोना हो गया है। अब बात समझिए कि किस हिसाब से जंगल के अंदर कोरोना फैल रहा है नक्सलियों के गैंग के अंदर। तो जिनको जिनको कोरोना होता चला जा रहा है, लगता है कि भाई अब मौत होने वाली है, तो अब वो उन नीतियों का बहाना लेकर के वो वापस सरेंडर कर रहे हैं कि ताकि उनका इलाज हो जाए। बड़े शातिर लोग हैं ये नक्सली। इस तरह का आतंकवाद है जो सेंट्रल इंडिया के अंदर अगर इनके ऊपर कंट्रोल नहीं किया गया तो आगे आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये खड़ा कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, आखिरी खबर इजराइल और फिलिस्तीन के बीच चल रही जंग से जुड़ी है। इजराइल और फिलिस्तीन उग्रवादी गुट हमास के बीच सीज फायर लागू हो गया है। इस संघर्ष विराम के ऐलान के बाद गाजा पट्टी में अब शांति है और लोग जश्न मना रहे हैं। 11 दिनों तक चले भीषण संघर्ष में इजराइल ने हमास के कई अड्डों को तबाह कर दिया और उसके कई उग्रवादी भी ढेर कर दिए गए। हमास तो पिछले कई दिनों से इजराइल के तेवर से डरा हुआ था, लेकिन इजराइल इतने गुस्से में था कि उसने खुला ऐलान कर रखा था कि बीमारी का पूरा खात्मा करके ही रुकेगा। डॉक्टर साहब, हमास और उस जैसे आतंकी और उनके सरगना देशों को कोई सबक मिला होगा या नहीं? देखिए, सबक तो बहुत सारे मिल गए हैं। सबक ये मिला है कि पहली बार फिलिस्तीन के में इस तरह का हमला हो रहा था, इजराइल की तरफ से अटैक हो रहा था, लेकिन वर्ल्ड कम्युनिटी ने इजराइल को कंडेम उस तरह से नहीं किया जिस तरह से ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। दूसरी सबक जो फिलिस्तीन को है वो ये है कि मुस्लिम देशों के बीच भी इस बार कोई एक यूनानिमस डिसीजन नहीं हो सका कि भाई आप इजराइल को कंडेम करें। ओआईसी के अंदर मतभेद सामने आ गए। और तीसरी जो सबसे अहम चीज़ हुई है कि ये हमास, ये इस बार इनकी पोल पट्टी खुल गई है कि इनके पास जो हथियार थे, जिस तरह के मिसाइल्स का ये इस्तेमाल कर रहे थे, वो सब के सब ईरानियन थे। और ये अपने आप में मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर डिवीज़न के लिए बहुत ही अहम हो जाता है कि भाई आप एक ईरानियन गवर्नमेंट के आउटफिट की तरह अगर आप काम कर रहे हो और आप हमले कर रहे हो, तो ये एक बड़ा खतरा बन करके उभर रहा है। कई सारे मुस्लिम देशों ने हमास को बाकायदा उसकी निंदा भी की है। और तो और जो सबसे बड़ी बात जो हुई है वो ये है कि जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी है, जो वहाँ की जो लेजिटिमेट सरकार है, उसने हमास को भी कंडेम किया है। तो हमास इस बार चारों तरफ से घिरा हुआ था। जैसे ही कार्रवाई शुरू हुई थी,
2 दिन के बाद से ही हमास की तरफ से सीज फायर की प्ली आने लग गई। वो कह रहे थे कि भाई अब सीज फायर कर दो। लेकिन इजराइल का मोटो बिल्कुल साफ था कि वो हमास को बहुत ही गहरा झटका देने वाले हैं, देना चाहते हैं। और इसलिए जो आज जो सीज फायर हुआ है वो कहा जा रहा है कि भाई ये इजिप्शियन फार्मूले के तहत इसको इजराइल की कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दी, वहाँ पे अभी शांति है। लेकिन जो खबर ये आ रही है कि इस दौरान इस 11 दिनों में हमास के 160 आतंकी मार गिराए गए। जी डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी सटीक और बेहतरीन जानकारी के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।